कर रहे थे और उन्हें घर आने का न्योता भी दिया। छवि जी बोली, हाँ, विविधा उनके बारे में अक्सर बताती रहती है कि वह बहुत अच्छे इंसान है। खैर, मेरी तो बात हुई नहीं उनसे और ना ही कभी मिलना हुआ। ब्रजेश जी बोले, सच कहूँ तो आज अच्छा लगा मुझे अपनी बेटी की तारीफ सुनकर। तुम कहती क्यों नहीं कुछ भी विविधा से कि नौकरी वगैरह छोड़कर शादी कर ले और अपना घर संभाले। छवि जी बोली, अगर 1-2 साल नौकरी कर भी लेगी तो क्या हो जाएगा, शादी करने से मना तो नहीं कर रही ना, फिर कुछ वक्त ही तो मांग रही है आपसे। उसके बाद शादी हो जाएगी तो अपने घर परिवार में ही रम जाएगी, तब पता नहीं वहाँ कोई उसे नौकरी करने देगा भी या नहीं। रात को आरुषि को काका ने खाना खाने के लिए कहा, पर उसे भूख नहीं थी। काका ने भी उससे जिद नहीं की। वह विक्रम का खाना लेकर जब ऊपर उसके कमरे में पहुंचे तो उसे काम में व्यस्त देख टेबल पर खाना रख वापस जाने लगे कि विक्रम ने उन्हें रोका और आरुषि के बारे में पूछा। काका ने बताया कि उसने खाने से मना कर दिया है, तो अपनी प्लेट ले वो नीचे उतरकर आरुषि के कमरे में आ उसके सिरहाने आ बैठा और उसे पुकारा। आरुषि जब जागी तो देखा कि विक्रम उसके पास ही बैठा है। उसे वहां देखकर वह डर गई कि शायद भाई अभी तक नाराज है। विक्रम उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिया। खाली पेट सोने का इरादा है क्या? चलो खाना खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आरुषि अचंभे से कभी विक्रम को देखती तो कभी दरवाजे पर आ खड़े हुए काका को देखने लगी। वह कुछ रिएक्ट कर पाती कि विक्रम उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा और बोला, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, बस इतना याद रखो कि आज वाली गलती दोबारा ना दोहराओ कभी। आरुषि उठकर उसके गले से लग गई। मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दीजिए भाई। विक्रम ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। भूल जाओ वो सब। खाना खाने के बाद आरुषि पढ़ने बैठ गई और काका विक्रम बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाने लगे। विक्रम ने काका से उनका फोन मांगा, ये कहते हुए कि उसे कॉल करनी है, लेकिन वह अपना फोन ऊपर रूम में ही छोड़ाया है। काका ने उसे अपना फोन दे दिया, जिसमें से विक्रम ने विविधा का नंबर देख लिया। फिर ये कहकर फोन काका को वापस दे दिया कि बाद में बात कर लेगा। खाने के बाद विक्रम ऊपर अपने रूम में आया और इधर उधर टहलने लगा। क्या करूं? क्या इस वक्त विविधा को कॉल करना सही रहेगा? कहीं वह इसका गलत मतलब न निकाले, पर उसे मना तो करना ही होगा ना कि जो पार्क में हुआ वो सब विविधा काका या आरुषि से ना कहे, वरना क्या इज्जत रह जाएगी मेरी उनके सामने। मैं भी पता नहीं क्यों विविधा के सामने ज्यादा इमोशनल हो गया था। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में। विक्रम ने काफी बार कोशिश की विविधा का नंबर डायल करने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिरकार उसने तय किया कि वह कल आरुषि को स्कूल छोड़ने जाएगा, तभी उससे बात कर लेगा। मेघा ललिता बुआ के पास सोने की नई चेन देखकर बोली, ये कब खरीदी आपने? ललिता बुआ बोली, मुझे खरीदने की क्या जरूरत है, मेरा भाई है ना जेब ढीली करने के लिए। मेघा चौंकी, इस बार क्या दांव खेला आपने? ललिता बुआ ने उसे सब कह सुनाया। मेघा अपनी माँ को शाबाशी देते हुए बोली, आप तो कमाल हो माँ, मेरे लिए भी एक रिंग ले लेती ना। ललिता बुआ बोली, अरे अभी तो बहुत से मौके आएंगे, तब ले लूंगी। मेघा सोचने लगी कि अगर लेनी होती तो पहले ही ले लेती ना। वह अपनी माँ से नाराज होती हुई वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह विक्रम आरुषि को अपने साथ जॉगिंग के लिए ले गया। उनके जाने के तुरंत बाद ही कल्पना, जो कि एक ओर झुककर खड़ी हुई थी, घर के अंदर आ गई। दयाल काका जैसे ही दरवाजा बंद करने को हुए कि सामने कल्पना को देख हैरान रह गए। कल्पना उतरा चेहरा लिए उनके सामने खड़ी हो गई। कैसे हो दयाल? दयाल काका सुनकर उनका मजाक उड़ाने के लहजे में हंसे। आपको अपने अलावा किसी दूसरे की फिक्र कब से होने लगी कल्पना जी? कल्पना ने अब अपना रोना धोना शुरू किया और दयाल काका को वही झूठी कहानी सुनाई जो उसने आरुषि को सुनाई थी। दयाल काका कुछ वक्त तक खामोश से उसे देखते रहे, फिर हंसते हुए बोले, कहानी अच्छी बना लेती हैं आप, वैसे मानना पड़ेगा आपको कल्पना जी, इतना कुछ गलत करने के बाद भी आप मुंह उठाकर यहाँ चली आई। अरे कुछ तो शर्म बचा कर रखनी चाहिए थी आपको। जब इंसान खुद कुछ गलत करता है
तो भले ही वह और लोगों के सामने शरीफ बनने का कितना भी नाटक कर ले, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि वह अंदर से एक खोखला इंसान है। कैसे नजरें मिला लेती हैं आप आईने में खुद को देखकर? घिन नहीं आती आपको खुद से? आप एक निहायत ही घटिया इंसान हैं। पैसे और स्वार्थ के लालच में इंसान को इतना भी नहीं करना चाहिए कि वह इंसान कहलाने लायक तक ना रहे। बड़े साहब ने आपके प्यार पर भरोसा कर अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया और आपने उन्हें भी छोड़ दिया। याद रखिएगा, आपने बड़े साहब, आरुषि बिटिया और जिस किसी को भी धोखे दिए हैं, उन सब की हाय लगेगी आपको। और आपका अंत जब इन्हीं बुरे कर्मों की बदौलत दर्दनाक होगा, तब आपके पास सिवाय पछतावे और अकेलेपन के और कुछ नहीं होगा। अपनी गलतियों पर आप ऊपर वाले के सामने पर्दा नहीं डाल सकती, उसकी लाठी में जवाब नहीं होती। अपने धोखे प्रपंच की कीमत तो आपको चुकानी ही होगी। बहुत कुछ बिगाड़ चुकी हैं आप। अब भी थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो चुपचाप वापस लौट जाइए और कभी वापस मत आइएगा। कल्पना रोने लगी और अपने माँ होने की दुहाई देने लगी। दयाल काका तालियां बजाकर हंसने लगे। आपको देखकर ऊपर वाला भी सोचता होगा कि इसे तो मैंने इंसान बनाया था, फिर यह क्या बन गई। अरे आपसे बेहतर तो जानवर होते हैं, वह भी अपने बच्चों के लिए या अपने दोस्तों के लिए अपने से भी ताकतवर दुश्मन से लड़ जाते हैं। लेकिन आपने तो अपनी ही बच्ची को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने किसी और को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, और वह बड़े मालिक से ज्यादा अमीर था। मैं बड़े मालिक को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे बहलाने की कोशिश मत करिएगा। खैर, एक काम तो अच्छा किया आपने जो विक्रम के सामने यहाँ नहीं आई, वरना अभी तक तो वह आपको धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल चुका होता। कल्पना ने जब देखा कि उसकी किसी भी तरकीब का कोई भी असर दयाल काका पर नहीं हो रहा है, तो उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे लगा ही था कि तुम नहीं मानोगे। चलो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम मेरा साथ दो और मैं बदले में तुम्हें माला माल कर दूंगी। दयाल काका गुस्से से बोले, यही तो धोखा खा गई आप। आपको लगता है कि हर कोई आपकी तरह गिरा हुआ है, जो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना पसंद करता है और सिर्फ कागज के नोटों का भूखा है। कहाँ लेकर जाएंगे इतना पाप और पैसा? आखिर में मिलना तो मिट्टी में ही है आपको भी और मुझे भी। पर सिर्फ इतना होगा कि मेरे मरने के बाद जब लोगों के जहन में मेरी यादें आएंगी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, लेकिन आपके मामले में पहली बात तो कोई आपको याद करना भी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर याद आई भी तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, अच्छा हुआ जो मर गई, वरना पता नहीं और कितनों के साथ बुरा करती। कल्पना चिढ़ गई। बहुत बकवास कर रहे हो तुम, औकात में रहो। और रही बात विक्रम की, तो मैं उससे नहीं डरती। मेरे जैसा शार्प माइंड नहीं है उसका। धोखे फरेब में मुझे मास्टर डिग्री हासिल है और कई तरह के दांव जानती हूँ मैं। दयाल काका बोले, वह तो मैं देख ही रहा हूँ कि कितना नहीं डरती हैं आप विक्रम से, तभी तो उसके जाने के बाद छुप कर यहाँ आई हैं। लेकिन एक बात याद रखना कल्पना जी, होंगी आप अपने बुरे कर्मों में एक्सपर्ट, लेकिन आपको यह नहीं पता कि जब कोई शरीफ इंसान अपनी शराफत छोड़कर आप जैसों को सबक सिखाने के लिए बुरा बनता है, तो वह आप जैसों को सबक सिखाकर ही दम लेता है, और फिर आप जैसे लोगों को कहीं सिर छुपाने तक की जगह नहीं मिलती। किसी को कभी खुद से कम नहीं आंकना चाहिए, और शरीफ इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पता नहीं कब किधर से आकर ऐसा दांव लगाएगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विक्रम से बचकर रहिएगा और उल्टे पैर वापस लौट जाइए, दोबारा यहाँ मत आना। कल्पना बोली, मैं जो करने आई हूँ वह करके ही दम लूंगी। दयाल काका बोले, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगता है आपके पाप का घड़ा भर गया है।
जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आखिर में आपके पास सिर्फ बुरे कर्मों के फल के अलावा और कुछ नहीं होगा। कल्पना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद विक्रम और आरुषि घर वापस लौट कर आए। काका को देखकर विक्रम समझ गया कि जरूर कोई बात है, पर आरुषि के साथ होने की वजह से उसने उनसे कुछ नहीं पूछा। विक्रम आरुषि को स्कूल छोड़ने आया और उसकी नजर विविधा को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वह तब तक नहीं आई थी। विक्रम अपने ऑफिस चला गया और स्कूल के लंच टाइम का इंतजार करने लगा ताकि विविधा को कॉल कर सके। दयाल काका काम खत्म कर सिटिंग एरिया में बैठे सोचने लगे कि क्या करें। विक्रम को बताएं कि कल्पना सुबह यहाँ आई थी या फिर चुप रहे। एक तो वह कल काफी परेशान हो चुका है, पर मेरा सावधान करना भी तो जरूरी है ना। पता नहीं इस कल्पना के दिमाग में क्या चल रहा है। ये सब बाद में तय करूंगा कि क्या करना है। फिलहाल अपने दूसरे प्लान पर ध्यान देता हूँ। काका ने बाहर गार्डन में काम कर रहे माली रतन को बुलाया। मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, घर का ध्यान रखना और किसी को भी घर के अंदर घुसने मत देना। काका खुश होते हुए बाजार की तरफ चले गए और वहाँ विविधा के पापा की शॉप खोजने लगे। कुछ देर की मशक्कत के बाद उन्हें ब्रजेश जी की शॉप मिल गई। वह वहाँ जाकर उनसे एक दुकान का पता पूछने लगे। ब्रजेश जी ने उन्हें पता बता दिया। दयाल काका चंद कदम आगे बढ़े, फिर वापस लौटकर ब्रजेश जी के पास आकर बोले, माफ कीजिएगा, लेकिन आपका नाम क्या है? ब्रजेश जी बोले, ब्रजेश नाम है मेरा। दयाल काका चौंकने का नाटक करते हुए बोले, कहीं आपकी बेटिया टीचर तो नहीं? ब्रजेश जी थोड़े हैरानी से बोले, हाँ पर। दयाल काका बोले, विविधा नाम है क्या उसका? ब्रजेश जी अचंभे से उन्हें देखने लगे। हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं उसे? दयाल काका हंसते हुए बोले, भूल गए मुझे आप? मैं दयाल हूँ। बताइए कितना अजीब इत्तेफाक है। कल ही तो फोन पर बात हुई थी और आज ही मिलना हो गया। लगता है हमारी खूब अच्छी जमेगी और ऊपर वाला भी चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले। ब्रजेश जी उनकी बात सुनकर हंस दिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप यहाँ हैं। दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। घंटे भर की बातचीत के बाद दयाल काका ब्रजेश जी से जल्दी ही अपने घर आने का वादा लेकर चले गए। ब्रजेश जी से मिलने के बाद काका और भी ज्यादा आश्वस्त थे कि अब उनके सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। 2-4 मुलाकातें और हो जाने के बाद वह ब्रजेश जी से विविधा और विक्रम के रिश्ते की बात कर लेंगे। तब तो विविधा पीछे नहीं हट पाएगी। पसंद तो करती है विक्रम को, पर कहती नहीं है। रही बात विक्रम की, तो उसे तो थोड़ा इमोशनल ड्रामा करके मना ही लूंगा। विक्रम ने देखा कि विविधा के लंच का टाइम हो गया है, तो तकरीबन 15 मिनट बाद उसने विविधा को कॉल किया। अनजान नंबर से अपने फोन पर कॉल आते देख वह सोच में पड़ गई कि ये किसका नंबर है। पहली बार में तो उसने कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन जब विक्रम ने दोबारा कॉल की तो उसने कॉल रिसीव की। हेलो, विक्रम बोला। हेलो विविधा। विविधा ने जब आवाज सुनी तो उसका एक पल भी नहीं लगा यह समझने में कि दूसरी तरफ से विक्रम बात कर रहा है, लेकिन इसके पास में उसका नंबर कहाँ से आ गया? विविधा ने तो स्कूल के नंबर से उसे कॉल किया था। उसको चुप देखकर विक्रम बोला, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, पहचाना नहीं क्या? विविधा अपनी हैरानी को छुपाते हुए बोली, पहचान लिया। विक्रम बोला, तो फिर चुप क्यों हो? विविधा बोली, मैं यह सोच रही हूँ कि आप भला मुझे कॉल क्यों करने लगे? अभी तो मैं तुम्हारी बहन की क्लास टीचर भी नहीं हूँ, याद तो होगा ही ना आपको? विक्रम बोला, अच्छे से याद है। विविधा बोली, तो फिर किस लिए फोन किया आपने? ओह, आरुषि को कोई मैसेज देना होगा, है ना? विक्रम बोला, नहीं। विविधा सोच में पड़ गई। फिर क्यों कॉल किया? लगता है काका को कुछ बात करनी है। विक्रम झंझलाहट में बोला, क्यों फालतू का दिमाग दौड़ा रही हो? मैंने फोन किया है तो जाहिर है कि मुझे ही बात करनी होगी तुमसे। विविधा दंग रह गई। क्या आपको बात करनी है, वो भी मुझसे? क्यों, नहीं कर सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन
आपको क्या बात करनी है मुझसे ऐसे अचानक? विक्रम बोला, बोलने दोगी तो बताऊंगा ना। विविधा बोली, ओके अब आप ही बोलिए। विक्रम बोला, वो दरअसल मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया था कि कल शाम पार्क में जो भी हुआ वो किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है। विविधा शरारती लहजे में बोली, कल क्या हुआ था पार्क में वैसे? विक्रम बोला, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, जितना कहा है उतना करो। तुमने वहां जो भी पागलपन वाली हरकतें की थी वह काका या आरुषि में से किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है। ओ, वरना तुम्हारी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा कि तुम एक लड़की से डर गए। कुछ भी मत बोलो, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन तुम्हारी बातों का मतलब तो यही निकल रहा है ना? विक्रम थोड़ा नाराज सा बोला, खुद को ओवर स्मार्ट समझती हो? मैंने जो कहा उसे याद रखना। विविधा सख्त लहजे में बोली, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो? विक्रम सोचने लगा कि लड़की एक भी मौका नहीं छोड़ती है मुझे परेशान करने का, पर क्या करे, मजबूरी है। वह मुस्कुरा कर बोला, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब खुश? विविधा मुस्कुरा दी, ठीक है नहीं बताऊंगी। विक्रम बोला, थैंक्स। विविधा बोली, वैसे अगर तुम नहीं कहते तो भी नहीं बताती मैं किसी को कुछ, इतना दिमाग है मुझ में। विक्रम बोला, अच्छा मुझे तो नहीं लगा था। विविधा बोली, तुम? विक्रम बोला, अब झगड़ा मत करो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। दोनों कुछ वक्त शांत रहे और उम्मीद करते रहे कि दूसरी तरफ से कोई कुछ बोले ताकि थोड़ी देर और बात करने का मौका मिल जाए, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे रहे। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो फिर विक्रम बोला, चलो रखता हूँ फोन। विविधा बोली, हाँ। विक्रम ने कॉल कट कर दी और अपने काम में लग गया। विविधा फोन हाथ में लिए मुस्कुराने लगी। ये लड़का भी ना अजीब ही है, कभी शांत तो कभी बवंडर। दूसरी ओर ऋतिक ने आरुषि को एक लेटर दिया। आरुषि बोली, ये क्या है? लेटर है। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर किसने दिया? स्कूल आते वक्त रास्ते में एक आंटी मिली थी, उन्होंने कहा कि तुझे दे दूं। आरुषि ने वो लेटर खोला तो पता चला कि वह कल्पना का लिखा हुआ लेटर है। उसमें उसने वही सब रोने धोने की सारी बातें लिखी थी और कहा था कि वह स्कूल के सामने वाली बेकरी शॉप पर उसका इंतजार कर रही है। आरुषि छुट्टी के बाद उसके पास वहां आ जाए तो वह उसे अपने साथ ले सबसे दूर चली जाएगी। उसे विक्रम का गुस्सा और उसका बुरा बर्ताव सहन करने की जरूरत नहीं है। आरुषि ने वो लेटर फाड़ दिया और सोचने लगी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर उसकी माँ ने उससे मिलने की कोशिश की तो वह उसे खूब खरी खोटी सुनाएगी। इसके बाद भी कल्पना नहीं मानी तो वह भाई को बता देगी। दयाल काका घर वापस लौटकर सोच में डूबे हुए थे कि बस एक बार विविधा और विक्रम की शादी हो जाए और यह कल्पना नाम की मुसीबत हमारी जिंदगी से निकल जाए तो फिर आराम से खुशी खुशी रहेंगे। तभी किसी ने अपना गला साफ किया, जिससे काका अपनी सोच से बाहर निकले और सामने देखा तो विक्रम को बैठा पाया। काका उसे उस वक्त वहां देखकर चौंक गए। विक्रम बेटा, तुम इस वक्त? आज बड़ी जल्दी घर आ गए, कुछ काम नहीं था क्या खास आज ऑफिस में? विक्रम बोला, काम तो है खास, लेकिन ऑफिस नहीं, घर में, इसलिए तो आया हूँ। मैंने आपके चेहरे पर सुबह ही तनाव देख लिया था, पर आरुषि की वजह से चुप रहा। बताइए क्या बात है? दयाल काका बोले, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं है। मैंने बात की रतन काका से, उन्होंने बताया कि एक औरत आई थी सुबह और आप भी दोपहर में कहीं गए थे। वो औरत कल्पना ही थी ना? दयाल काका चुप लगा गए। विक्रम खुद के गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए बोला, बोलते क्यों नहीं कुछ? क्या बोला उसने? काका ने उसे सब कुछ कह सुनाया। विक्रम बोला, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर के अंदर तक आ गई और आपको खरीदने की कोशिश की? सभी को अपनी ही तरह जलील समझती है क्या? अगर इतनी हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आती मेरे? दयाल काका बोले, जाने दो उसे, मैंने खुद अच्छे से डांट लगाई है।
उसमें जरा सा भी जमीर जिंदा होगा तो वापस नहीं आएगी, और अगर लौट कर आई तो हम उसे भगा देंगे। विक्रम बोला, दोपहर में कहाँ गए थे आप? दयाल काका बोले, वो तो मैं मार्केट गया था, और तुम्हें पता है वहाँ मुझे विविधा के पापा मिले। बड़ा अजीब इत्तेफाक है ना? विक्रम शक भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। विविधा के पापा आपको इत्तेफाक से मिले, या आप उनसे ही मिलने गए थे? मैं तो घूमने गया था, वही रास्ते में मिल गए। बातों ही बातों में पता चला कि वो विविधा के पापा हैं। उन्हें अपने यहाँ चाय के लिए इनवाइट भी करके आया हूँ। विक्रम उठ खड़ा हुआ। चलो, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, आप भी आरुषि को लेने निकलिए, उसका टाइम हो गया है। दोनों अब अपनी अपनी गाड़ियों में घर से अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। ललिता बुआ मेघा को समझाने में लगी थी कि अगली बार पक्का ब्रजेश जी से डायमंड रिंग मांग लेंगी। मेघा बोली, नहीं मम्मी, यहाँ आपने मुझे धोखा दिया। आपको पता है कि मेरा कितना मन है डायमंड रिंग पहनने का, लेकिन आपने मामा जी से चेन मांग ली। ललिता बुआ बोली, तो तू ले ले वो वाली सोने की चेन। नहीं, आप ही रखो अपनी चेन, मुझे नहीं चाहिए। मेघा अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, आपने मेरी रिंग के बारे में नहीं सोचा ना? अब देखो मैं क्या करती हूँ। स्कूल से छुट्टी होने के बाद आरुषि और विविधा बाहर आए। बेकरी शॉप पर एक ओर छुपकर खड़ी कल्पना ने जब आरुषि के साथ में विविधा को देखा तो सोच में पड़ गई कि यह लड़की कौन है। लगता है कोई टीचर है। उसका पूरा ध्यान आरुषि पर था कि लेटर का उस पर कोई असर हुआ भी या नहीं। क्या वो यहाँ आएगी या वापस विक्रम के पास लौटेगी? आरुषि ने एक बार भी बेकरी शॉप की तरफ नहीं देखा और दयाल काका के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। आरुषि का खुद को ऐसे इग्नोर करना कल्पना को रास नहीं आया। वह बहुत गुस्सा हो गई और सोचने लगी, ये लड़की प्यार से नहीं मानेगी, अब मुझे दूसरा तरीका आजमाना होगा। फिर देखती हूँ कि ये लड़की क्या करती है। विविधा घर पहुंची तो देखा कि छवि जी उसे देखकर मुस्कुराए जा रही हैं। वह उनके गले से लिपटकर बोली, क्या बात है माँ, आज आप काफी खुश नजर आ रही हैं, कोई अच्छी खबर है क्या? छवि जी बोली, तुझे पता है आज तेरे दयाल काका का मिलना हुआ बाजार में तेरे बाबूजी से। इन्हें तो बड़े अच्छे लगे। वो तुरंत फोन किया मुझे और उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। कह रहे थे कि काका तुझे बहुत मानते हैं, काफी खुश हैं तुझसे। विविधा हैरानी से छवि जी को देखे जा रही थी। क्या दयाल काका बाबूजी से मिले? लेकिन कैसे? और उन्हें बाबूजी की शॉप का पता कैसे चला? छवि जी बोली, मुझे कुछ ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन तेरे बाबूजी बता रहे थे कि वह किसी और की शॉप को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे थे। फिर बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे का पता चला। दयाल जी तेरे बाबूजी को बोल कर गए हैं, वो भी बार बार कि वह एक बार ही सही लेकिन उनके घर जरूर आए। तेरे बाबूजी कह रहे थे कि वह जरूर उनके घर जाएंगे। अच्छा चल, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। विविधा दुविधा में अपने कमरे में आई। यह काका क्या सच में इत्तेफाक से बाबूजी से मिले, या इनके दिमाग में कुछ चल रहा है? हे भगवान, यह मेरे पीछे ही पड़ रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या देखा है मुझ में कि मुझे उस ड्रैकुला 2.0 की बीवी बनाना चाहते हैं। आज जाकर खबर लूंगी उनकी। आरुषि घर पहुंची और अपना स्कूल बैग कमरे में रख काका के पास जा बैठी। काका बोले, क्या बात है, बड़ी शांत लग रही हो बिटिया। आरुषि उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। थक गई काका। काका बोले, जाहिर है पढ़ाई का बोझ भी कितना हो गया है आजकल बच्चों पर, फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ट्यूशन वगैरह। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर ले आता हूँ। बताओ क्या खाएगी आज मेरी बेटी? आरुषि काका की तरफ प्यार से देखने लगी। आप कितना ख्याल रखते हो ना मेरा, एकदम माँ जैसे। दयाल काका हंस दिए और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। माँ ही समझ लो, मेरी इतनी प्यारी बेटी है तो उसे तो लाड लड़ाना बनता ही है ना। आरुषि बोली, आप मेरे लिए उपमा बना दो, आज बड़ा मन है और आप बहुत टेस्टी उपमा बनाते हो। दयाल काका मुस्कुरा उठे, अभी लाता हूँ। काका उठकर किचन में चले गए। आरुषि अपने कमरे में आकर होमवर्क करने लगी।
कुछ ही देर बाद विक्रम घर आ गया और काका के पास पहुंचा। बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बनाए हैं आप? दयाल काका दंग से उसे देखते रहे। उपमा। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? बड़ी जल्दी लौट आए ऑफिस से। जिस इंसान को कभी काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, वह आज घर जल्दी आ गया। विक्रम बोला, कुछ खास काम नहीं था तो आ गया। आप भी ऐसे रिएक्ट करते हो कभी कभी कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो, अब अपने घर में भी नहीं आ सकता क्या? काका बोले, जरूर, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि घर को भी वक्त देना चाहिए। कल को शादी होगी तो बीवी को भी तो वक्त देना ही होगा ना। विक्रम बोला, आपका कभी कुछ नहीं हो सकता। वह किचन से निकलकर आरुषि के कमरे में आया तो उसने उसे पढ़ते हुए देखा। विक्रम उसके पास आ बैठा और बोला, थोड़ा आराम कर लेती। आते ही वापस पढ़ाई करने लगी। आरुषि ने जब उसे देखा तो खुश हो गई। भाई, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब विक्रम नाराज सा बोला, ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने अगर मैं जल्दी आ गया तो? उधर किचन में काका भी पूछ रहे थे और यहाँ तुम भी शुरू हो गई। आरुषि हंसने लगी। कभी कभी मुझे लगता है भाई कि घर में छोटा बच्चा मैं नहीं, दयाल काका है। विक्रम मुस्कुरा दिया, मुझे भी यही लगता है। इतने में बाहर से काका की आवाज आई, अगर दोनों भाई बहनों के इस बूढ़े काका के लिए चुगली हो गई हो तो आ जाओ बाहर, गरम गरम उपमा तैयार है। आरुषि और विक्रम दोनों डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठे और काका के साथ उपमा का आनंद लेने लगे। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 18। विक्रम काम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। काका मुस्कुराते हुए बैठे थे। आरुषि बोली, क्या बात है काका, आप आज काफी खुश लग रहे हैं। काका बोले, लगता है तुम नोटिस नहीं कर रही हो अपने विक्रम भाई को कि वह धीरे धीरे बदल रहा है। हर वक्त गुस्से में रहने वाला विक्रम आजकल थोड़ा शांत रहने लगा है। आरुषि बोली, हाँ, आप सही कह रहे हैं काका, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है भाई को ऐसे देखकर, पर डर भी लग रहा है कि कहीं भाई वापस से पहले जैसे हो गए तो। दयाल काका बोले, उसका इंतजाम भी कर रहा हूँ मैं। जल्द ही इसकी और विविधा की शादी करा दूंगा। शाम को विविधा दयाल काका के पास आकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई और उन्हें घूरने लगी। काका जानते थे कि वह उन्हें घूर रही है, पर वह उसे नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लगे रहे और कभी इधर तो कभी उधर चले जाते। कुछ देर तक तो विविधा चुप रही, फिर उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। काका अनजान बनने का नाटक करते हुए बोले, अरे बिटिया, तुम आ गई, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था तुम पर। विविधा बोली, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है आपको। आज क्यों मिले आप मेरे पापा से? दयाल काका बोले, ओह, तो तुम्हें पता चल गया। अरे बेटा, वो तो अचानक से मिलना हो गया, पर सच में बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। विविधा बोली, आप मुझे पागल मत बनाओ, सब समझ रही हूँ मैं आपकी हरकत। दयाल काका उदास होने का नाटक करते हुए बोले, क्या बेटा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे थैंक्स कहोगे, लेकिन देखो तुम तो उल्टा लड़ रही हो मुझसे। थैंक यू क्यों बोलूंगी आपको? क्योंकि कल मैंने तुम्हारे बाबूजी की डांट से जो बचा लिया था। मैंने तुम्हारे लिए उनसे झूठ बोला कि तुम यहीं से लेट निकली हो, वरना कहने को तो मैं भी कह सकता था कि तुम पार्क में विक्रम के साथ बैठी थी, लेकिन नहीं, तुमको तो बस डांटना होता है मुझे। विविधा अचंभे से काका को देख रही थी। दयाल काका हंसी छुपाते हुए बोले, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आपको कैसे पता कि मैं कल विक्रम के साथ थी? अरे, और कैसे पता होगा, विक्रम ने बताया खुद, वह मुझसे कुछ नहीं छुपाता। विविधा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। क्या? लेकिन उसने तो मुझे दोपहर में फोन करके मना किया था कि आपको और आरुषि को इस बारे में कुछ भी ना बताना। दयाल काका अपनी हैरानी को छिपाते हुए बोले, लेकिन उसके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया? वह मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा था कि आपसे लिया होगा।
दयाल काका को अब याद आया कि विक्रम ने उनसे उनका फोन मांगा था। वह सोचने लगे, अच्छा बेटा, अपने काका से ही होशियारी। विविधा बोली, उसने आपको सब बता दिया? दयाल काका बोले, हाँ, सब बता दिया। विविधा हंसने लगी, सच्ची काका, आप वहां होते ना तो बहुत मजा आता। मेरे छड़ी दिखाते ही उसकी जो बोलती बंद हुई ना, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, और वो भी छोटे बच्चों की तरह डर से चुप हो गया। दयाल काका मन ही मन मुस्कुरा उठे। हाँ, बता रहा था। बातों ही बातों में विविधा ने उन्हें सब बता दिया कि पार्क में क्या क्या हुआ था। दयाल काका बहुत खुश थे क्योंकि उनके हाथ जैकपॉट जो लग गया था। उनकी नजर सीढ़ियों से आते हुए विक्रम पर पड़ी। विक्रम के आने की बात से अनजान विविधा दिल खोलकर हंसे जा रही थी। विक्रम कड़क बनने का दिखावा करता है, लेकिन अभी भी बच्चा है। कल खौफ हो गया होगा उसे मुझसे। पीछे से आते विक्रम ने सब सुन लिया था। वह गुस्से से विविधा को घूरने लगा कि उसके मना करने के बावजूद भी विविधा सारी बातें दयाल काका को कह रही थी। विविधा को अब दयाल काका ने पीछे देखने का इशारा किया। विविधा ने विक्रम की ओर देखा और शिकायत भरे लहजे से बोली, तुम भी कमाल करते हो। मुझसे मना किया और खुद ही काका को सब बता दिया कि पार्क में क्या हुआ था। विक्रम खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, मैंने काका को कुछ नहीं बताया था, सिवाय इस बात के कि कल शाम तुम मेरे साथ पार्क में थी। ये बात भी मैंने इसलिए उन्हें बताई क्योंकि तुम्हारे पापा का फोन आया था। विविधा यह सुनकर भौचक्की रह गई। उसने दयाल काका की ओर देखा, लेकिन काका जो अब तक अपनी हंसी रोक खड़े थे, जोर जोर से हंसने लगे। सॉरी बिटिया, लेकिन मुझे जानना था कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। ये अकड़ की दुकान विक्रम चौहान तो कुछ बताता नहीं, इसलिए तुमसे ही पूछना पड़ा। विक्रम ने विविधा की ओर देखा। तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। वह अब उल्टी कदम वापस अपने कमरे में चला गया। विविधा हैरान परेशान सी कभी काका को देखती तो कभी विक्रम को। वह जल्दी से विक्रम के पीछे भागी। मेरी बात तो सुनो। अपने कमरे के बाहर खड़ी आरुषि भी हंसे जा रही थी। दयाल काका बोले, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस बिगड़े घोड़े को विविधा ही लगाम लगा सकती है। आरुषि बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन काश मैं कल पार्क में होती तो कितना मजा आता सब अपनी आंखों के सामने देखने में। काका बोले, काश मैं भी वहां होता। दोनों एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगे। मेघा विविधा के घर आई क्योंकि वो जानती थी कि विविधा इस वक्त ट्यूशन पढ़ाने गई होगी, और छवि मामी को उसने पड़ोस में जाते देखा था। वह घर के अंदर गई और ब्रजेश जी के गले लग जोर जोर से रोने लगी। ब्रजेश जी यह देख सकते में आ गए। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? सब सही तो है ना? मेघा सुबकते हुए बोली, मेरा ना बहुत दिन से डायमंड रिंग का मन था और पैसे भी जोड़ रही थी। मुझे लगा था कि अब तो इतने पैसे हो गए होंगे कि मैं भी एक छोटी सी डायमंड रिंग ले सकूं। आज जब मैंने अपनी गुल्लक चेक की है तो उसमें सिर्फ 1000 रुपए ही निकले। मैंने जब मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सारे रुपए घर खर्च के लिए निकाल लिए थे। वो कहती है कि ख्वाब देखना हमारे नसीब में नहीं है। अब आप ही बताओ कि ऐसा भला कोई करता है क्या? मेरी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। अब मैं कैसे लूंगी अपनी डायमंड रिंग? ब्रजेश जी बोले, अरे यह तो गलत किया दीदी ने, तुम्हारे पैसे क्यों निकाले? कोई बात नहीं, डायमंड रिंग मैं दिला दूंगा। ज्यादा पैसे मेरे पास भी नहीं है, तो महंगी तो नहीं दिलवा पाऊंगा। मेघा आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं मामा जी, आप हम पर वैसे ही काफी खर्च कर देते हो। आप पर और ज्यादा बोझ नहीं डाल सकती। एक तो कुछ रोज पहले ही आपने मम्मी को सोने की चेन दिलाई है, ऊपर से मैं भी आपसे डायमंड रिंग ले लूं? ये तो गलत होगा ना। आपका खुद का भी परिवार है, खर्चे हैं। मैं 2-4 साल में फिर से पैसे जमा कर लूंगी रिंग के लिए। ब्रजेश जी बोले, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम भी तो मेरी ही बेटी हो। मैं दिला देता हूँ रिंग। कल को शादी करके जब विदा हो जाओगी तब कहाँ इतना यह फरमाइशें किया करोगी। मेघा बोली, मामी जी को बुरा लगेगा। ब्रजेश जी बोले,
नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो मैं डांट दूंगा। मेघा बोली, आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं ले लूंगी आपसे रिंग, लेकिन जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। मम्मी को पता चलेगा तो वो भी बहुत डांटेंगी। ब्रिजेश जी बोले, हाँ ठीक है, जब हो जाए तब दे देना, और ना हो तो भी कोई बात नहीं है। कल दोपहर को दुकान पर आ जाना, वहीं से दिलवा दूंगा तुम्हें। ना तुम किसी से कहना और ना मैं कुछ कहूंगा। मेघा बोली, थैंक यू सो मच मामा जी, आप ना दुनिया के सबसे अच्छे मामा हो। ब्रिजेश जी बोले, हाँ क्योंकि तुम भी तो सबसे अच्छी भांजी हो। मेघा खुशी से चहकती हुई घर से निकल गई। विक्रम गुस्से में अपने कमरे में आया और जैसे ही उसका दरवाजा बंद करने को हुआ कि विविधा भी वहां आ गई और दरवाजे को पकड़ लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब काका का किया धरा है। उन्होंने ही मुझे झूठ बोला कि तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया है। अब मुझे क्या पता था कि काका झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं सुनना मुझे, हाथ हटाओ अपना दरवाजे से वरना चोट लग जाएगी। ठीक है, लग जाने दो, मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी इतना मुंह फुलाने की क्या जरूरत है। विक्रम विविधा का हाथ पकड़ उसे अपने कमरे के अंदर ले आया और एक ओर खड़ा कर उसके सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा, तुम्हारे पास अक्ल नाम की चीज है भी या नहीं? अगर मुझे काका को बताना ही होता तो मैं तुमसे मना ही क्यों करता? विविधा बोली, हाँ यही चीज मुझे भी समझ में नहीं आई कि तुमने मुझे मना किया और खुद काका को बता दिया। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही और तुमने उन्हें पूरा रामायण ही सुना दिया। इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती तुम। यह सब तुमने जानबूझकर किया है ना, मुझे नीचा दिखाने को। विविधा चौंक गई, मैं भला क्यों नीचा दिखाऊंगी तुम्हें, और तुम भी कौन से शरीफ हो? मेरा नंबर कहाँ से लिया तुमने? विक्रम हड़बड़ा गया, वह तो मैंने। विविधा बोली, हाँ बोलो अब, जुबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? जरूर मेरे फोन से अपने फोन पर कॉल किया होगा। अगर चाहिए था तो मुझसे मांग ही लेते। ऐसे चोरी छुपे नंबर लेने का क्या मतलब था? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, दयाल काका से नंबर लिया था। विविधा बोली, झूठ, काका ने बताया मुझे कि तुमने उनसे कोई नंबर नहीं मांगा था। हाँ तो मेरा मतलब है कि मैंने दयाल काका के फोन से लिया था। तुम अपनी गलती पर पर्दा मत डालो। पता है कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है मुझे काका और आरुषि का सामना करने में। अगर एक बार तुम्हारे सामने कमजोर पड़ गया था तो क्या तुम ये सब सबको गाती फिरोगी? विविधा धीमे से बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे जाल में फंसाया काका ने और मैं फंस गई। तुम चाहते हो तो मेरी इस गलती की सजा दे सकते हो मुझे। विक्रम विविधा को उदास देखकर शांत हो गया। वो तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन सही मौका आने पर। फिलहाल जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ सुना दूं तुम्हें। वह परेशान सा इधर उधर घूमने लगा। काका बिना मजाक उड़ाए मानेंगे भी तो नहीं, हंसेंगे मुझ पर। विविधा बोली, वो कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे। दयाल काका भले ही थोड़े शैतान हैं, पर इतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम्हें चिढ़ाते फिरें। विक्रम ने विविधा की ओर देखा, वो मेरे काका हैं, उन्हें मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। विविधा बोली, जानते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और मजाक उड़ाया तो? विविधा विश्वास के साथ बोली, अरे नहीं उड़ाएंगे ना। दोनों बहस कर ही रहे थे कि नीचे से दयाल काका की आवाज आई, विविधा बेटा, वो अकड़ की दुकान माना या नहीं? कहो तो एक छड़ी ला दूं तुम्हारे लिए, या फिर कान पकड़ के भी नीचे ला सकती हो। आखिरकार तुम्हारे सामने तो भीगा बिल्ला बन जाता है ना ये। अगले ही पल काका जोर जोर से हंसने लगे। उनकी बात सुन विविधा भी हंस पड़ी। फिर एकदम से उसे याद आया कि वह इस वक्त कहाँ खड़ी है। उसने हंसना छोड़ अपना सिर पकड़ लिया और धीरे से बड़बड़ाई, ये क्या किया काका ने? मैंने तो इस महिषासुर को कितने विश्वास के साथ कहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। विविधा ने चुपके से विक्रम की ओर देखा तो पाया कि वह गुस्से से उसे ही घूर रहा था। विविधा ने अब डरते हुए अपना कान पकड़ लिया। सॉरी। विक्रम कुछ कहता या रिएक्ट कर पाता कि विविधा कमरे से बाहर भाग गई।
विक्रम पहले तो चौंका, फिर मुस्कुरा उठा। दयाल काका ने जब विविधा को ऐसे भागते आते देखा तो बोले, अरे तुम्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रही हो? विविधा बोली, सब आपकी बदौलत है, जैसा काका वैसा बेटा। वह बड़बड़ाते हुए आरुषि को पढ़ाने चली गई। विक्रम भी अपने काम में बिजी हो गया। अगले दिन दोपहर को मेघा चुपचाप मार्केट में ब्रजेश जी की दुकान पर गई और उनके साथ जाकर एक डायमंड रिंग खरीद ली। दूसरी ओर कल्पना फिर स्कूल पहुंच गई और स्कूल वालों से आरुषि से मिलने को कहा। आरुषि जब गार्डन में पहुंची तो देखा कि कल्पना उसका इंतजार कर रही थी। वह भावुक होने का नाटक करते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में अपनी माँ की परवाह नहीं? इतनी दूर से तुम्हारे लिए ही वापस लौट कर आई हूँ और तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी। आरुषि बोली, क्यों बार बार मुंह उठाकर चली आती हैं आप? मैं नहीं मानती आपको माँ, मेरे सब कुछ विक्रम भाई हैं। कल्पना गुस्से से भड़क उठी। तुम्हें बहुत भरोसा है ना विक्रम पर, लेकिन अगर कल को विक्रम इस दुनिया में नहीं रहा तो तब कहाँ जाओगी? तब तो आओगी ना मेरे पास लौटकर। यह सुन आरुषि के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। वह गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हैं आप यह सब? मेरे भाई को कुछ भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। कल्पना हंसने लगी, बेटा मैं भला क्यों कुछ करूंगी, लेकिन इंसान की जान का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। कल को विक्रम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने उसे गोली मार दी, या किसी ने उसे ऊंचाई से धक्का दे दिया, तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ना बेटा? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कुछ ना हो तो चुपचाप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रही हूँ। उसके बाद भी अगर तुमने कोई भी नाटक किया तो समझ लेना कि तुम्हारे विक्रम भाई की जिंदगी बहुत छोटी है। कल्पना वहां से चली गई। आरुषि डरी हुई सी उसे जाते देख रही थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वहां से बाहर निकलते वक्त विविधा ने आरुषि को घबराया हुआ सा महसूस किया, लेकिन आरुषि कुछ भी बोलने को राजी नहीं थी। दयाल काका ने भी आरुषि को नोटिस कर लिया था। उन्होंने सोचा कि घर जाकर आराम से आरुषि से बात करेंगे कि इसकी घबराहट की वजह क्या है, कहीं वो कल्पना इस तक तो नहीं पहुंच गई। दयाल काका आरुषि को अपने साथ ले गए, लेकिन विविधा को अब भी उसकी चिंता हो रही थी। उसने जल्दी से विक्रम को कॉल की। अपने केबिन में बैठे विक्रम ने जब विविधा की कॉल देखी तो सोच में पड़ गया कि ये क्यों फोन कर रही है। उसने कॉल रिसीव की। कहो क्या कहना है? विविधा ने उसे बताया कि आरुषि आज कुछ घबराई हुई सी है। काका और मैंने वजह पूछी पर उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, कुछ रोज पहले भी उससे कोई मिलने आया था स्कूल में। विक्रम बोला, कौन था वो? विविधा बोली, वो नहीं पता मुझे, बाद में मैं पूछना ही भूल गई थी। विक्रम बोला, अब आरुषि कहाँ है? विविधा बोली, काका घर ले गए हैं उसे। ठीक है, मैं देखता हूँ। मेघा घर आकर ललिता बुआ को अपनी डायमंड रिंग दिखा रही थी। ललिता बुआ बोली, मैंने तुझे कहा था ना कि कुछ दिन सब्र कर, मैं दिलवा दूंगी रिंग, लेकिन तेरे समझ में कोई बात नहीं आई ना। मेघा बोली, क्या करूं, आपकी बेटी हूं ना। आपने भी तो सोने की चेन ले ली अपने भाई से, पर मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैंने भी अपना सोचा और रिंग ले ली। ललिता बुआ बोली, क्यों भूल जाते हैं कि उस घर में विविधा और छवि भी है जो कि हमें पसंद नहीं करती। अगर उन दोनों को पता चल गया कि सोने की चेन के बाद रिंग भी ली है तो कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए। कितनी बार समझाया है तुझे कि ब्रजेश सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। अगर एक ही बार में हलाल कर लेंगे तो बाद के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तभी वहां विविधा आ गई और पीछे खड़ी उनकी बात सुनने लगी। मेघा बोली, आप वो सब छोड़ो माँ, मेरी रिंग देखो कि कैसी है। मामा जी ने बड़ी हल्की दिलवाई है, अगली बार थोड़ी हैवी लूंगी। वह कुछ और बोलती कि ललिता बुआ की नजर विविधा पर पड़ गई। अरे अरे विविधा, मेरी प्यारी बेटी यहाँ आना,
वहाँ क्यों खड़ी है? विविधा आगे बढ़ दोनों के पास आ खड़ी हुई। मेघा बोली, देख तो विविधा, मैंने नई डायमंड रिंग ली है, बता तो कैसी है? विविधा बोली, अच्छी है। और होगी क्यों नहीं दीदी, मेरे पापा ने जो दिलाई है। फिर मुफ्त की चीज किसे अच्छी नहीं लगती। खैर, मैं बस इतना कहने आई थी कि संडे को मंदिर जाना है, तो आपको भी साथ चलने को कहा है पापा ने। विविधा एक पल भी रुके बिना वहां से चली गई। ललिता बुआ और मेघा गुस्से से उसे जाते देख रही थी। ललिता बुआ बोली, जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है इसकी। मेघा बोली, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। घर पहुंचकर काका ने आरुषि को बैठाया और बड़े प्यार से पूछा कि क्या बात है, वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। पहले तो आरुषि टालती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने काका को सब कह सुनाया और उन्हें विक्रम को कुछ भी न कहने को कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं विक्रम गुस्सा न कर बैठे। दयाल काका अब आरुषि के पीछे की तरफ देखने लगे। उनकी नजरों का पीछा करते हुए आरुषि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने गुस्से से बौखलाया हुआ विक्रम खड़ा था। विविधा घर आई और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। छवि जी ने जब उसका यह रूप देखा तो सोच में पड़ गई कि इसे क्या हुआ है। वह भी विविधा के पीछे पीछे कमरे में आ गई। क्या बात है बेटा, आज तो गुस्से में कैसे है? सब ठीक तो है ना? स्कूल में कोई परेशानी हुई है? विविधा बोली, वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। आपको पता भी है कि बाबूजी ने क्या किया इस बार? छवि जी चौंकी। क्या हुआ? विविधा बोली, ये तो हमें पता है कि उन मंथरा बुआ ने बाबूजी से सोने की चेन हड़प ली थी कुछ रोज पहले ही, लेकिन उन लालची माँ बेटी का पेट उससे भी नहीं भरा माँ। और आज छोटी मंथरा ने उनसे हीरे की अंगूठी भी हड़प ली। बाबूजी दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन वह दोनों माँ बेटी सिर्फ छल कर रही हैं। यकीन नहीं होता कि ऐसी धोखेबाजों से हमारा खून का रिश्ता है। मेहनत करें मेरे बाबूजी और शौक पूरे करें वह दोनों। फूफा जी सही कहते हैं कि यह लोग दीमक हैं जो धीरे धीरे पूरे घर को खा जाएंगे। तभी तो वह इन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते और डबल शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन इन लोगों के शौक ही पूरे नहीं होते। छवि जी उसे शांत करने लगी। कोई बात नहीं बेटा, क्यों अपना खून जला रही है? याद रख, जो लोग दूसरों को धोखा देकर खुद को स्मार्ट समझते हैं ना, उन्हें उनके कर्मों का फल यही भुगत कर जाना होता है, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि जब ऊपर वाला हिसाब करता है तो उन जैसों को संभलने तो क्या, रोने लायक भी नहीं छोड़ता। तू बस शांत रह। विविधा बोली, तो क्या मैं तमाशा देखती रहूं माँ? छवि जी बोली, और कर भी क्या सकते हैं हम? तेरे बाबूजी तो हमारी सुनते नहीं हैं। कितनी बार तो समझाने की कोशिश की है। इंतजार कर सही वक्त का, जब इन लोगों के पापों का घड़ा भर जाएगा। विविधा उठकर ऊपर टेरेस पर चली गई और एक ओर बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। पता नहीं ये पापा की आंखें भी पता नहीं कब खुलेंगी। आरुषि और दयाल काका विक्रम को वहां देख दंग रह गए। वह काफी गुस्से में नजर आ रहा था। विक्रम आरुषि से बोला, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आरुषि सहमी हुई सी बोली, मुझे डर था कि यह बात जानकर कि मेरी माँ वापस आ गई है, आप मुझे उनके पास ही ना भेज दो। मैं उनके पास नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ हमेशा। विक्रम बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें उस घटिया औरत के पास भेज दूंगा? दयाल काका ने सब संभालने की कोशिश की। बच्ची है विक्रम, और तुम्हारे गुस्से को देखकर नहीं समझ पाई होगी कि तुम्हें बताना भी है या नहीं। विक्रम बोला, तो क्या हुआ? हाँ, मैं गुस्सा जरूर करता हूँ, लेकिन गलत फैसले नहीं लेता। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता जब तक तुम खुद ना चाहो। मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूँ जो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भाग जाए। और रही बात उस औरत की तुम्हें धमकाने की, तो उसे उसकी इस हरकत का जवाब जरूर मिलेगा। दयाल काका बोले, मैंने उसे समझाया भी था कि तुम दोनों से दूर रहे, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। कैसी ओछी हरकतें कर रही है पैसों के लिए।
अपनी ही बेटी को धमका रही है। विक्रम बेटा, तुम संभल कर रहना। उस औरत का कोई भरोसा नहीं है, वह कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जो अपने बच्चे की नहीं है वह किसी की भी नहीं हो सकती। विक्रम बोला, आप टेंशन मत लो, इसे तो मैं हैंडल कर लूंगा। और आरुषि, तुम आइंदा कोई बात मत छुपाना मुझसे। वह अपने कमरे में आया और मिस्टर गुप्ता को कॉल किया। हेलो अंकल, मुझे आपसे कुछ काम था। मिस्टर गुप्ता बोले, हाँ कहो। क्या आपके पास आरुषि की माँ कल्पना का फोन नंबर या एड्रेस वगैरह कुछ है कि वह यहाँ क्या कर रही है फिलहाल लुधियाना में? मिस्टर गुप्ता बोले, नहीं, घर का एड्रेस नहीं है, लेकिन फोन नंबर जरूर है। जब वह लौट कर आई थी तो उसके बाद एक बार कॉल किया था मुझे। उन्होंने विक्रम को कल्पना का फोन नंबर दे दिया। विक्रम कुछ देर सोचता रहा, फिर सीढ़ियों से उतरकर काका के पास आया और बोला, आप कल्पना को कॉल कीजिए और कहें कि आप उसका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आप कल्पना से मिलकर बात करना चाहते हैं। दयाल काका अचंभे से विक्रम को देखने लगे। यह क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। विक्रम बोला, तो मैं कौन सा सच में यह सब करने के लिए कह रहा हूँ आपसे? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आप यह सब उसे कहें और उससे उसके घर का एड्रेस लें जहाँ वह फिलहाल रह रही है। दयाल काका बोले, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसके घर का एड्रेस निकलवा कर तुम वहाँ जरूर जाओगे, पर मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम गुस्से में बेकाबू हो जाते हो और जब तुम्हारे सामने कल्पना होगी तो उस हालात में तो मैं तुम्हें अकेले छोड़ ही नहीं सकता। विक्रम बोला, आप मेरे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि आपको दूसरा काम करना है, और भरोसा रखिए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे उसे कोई फायदा या मुझे नुकसान हो। दयाल काका ने आरुषि की ओर देखा। वह थोड़ी डरी हुई सी बैठी थी। तुम चाहो तो अपने कमरे में जा सकती हो। आरुषि बोली, नहीं, मैं यही ठीक हूँ। काका ने कल्पना को फोन किया और उससे मिलने की इच्छा जताई। कल्पना यह सुनकर खुश हो गई। ये की ना तुमने समझदारों वाली बात। कब तक बुढ़ापे में उस बिगड़ैल लड़के की सेवा करते रहोगे? तुम बताओ कि कहाँ मिलना है, मैं वहीं आ जाऊंगी। दयाल काका बोले, नहीं, बाहर नहीं मिलना। अगर कहीं किसी ने देख लिया और विक्रम को बता दिया तो वह तो मुझे जान से ही मार देगा। आप जहाँ रहती हैं वहीं का एड्रेस दे दीजिए। कल्पना बोली, ठीक है। उसने अपने घर का एड्रेस दयाल काका को दे दिया। दयाल काका बोले, मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। कल्पना ने फोन रख दिया और खुश होने लगी। पैसों के आगे सब बिकाऊ है। लोग सगे रिश्तों को नहीं छोड़ते, तो फिर विक्रम तो दयाल के मालिक का बेटा है बस। यह दयाल भी लालच में आ गया है, तभी तो इतने साल जिन लोगों की सेवा की उनसे ही गद्दारी करने को तैयार हो गया। विक्रम ने दयाल काका से कल्पना का घर का एड्रेस लिया। उन्हें आरुषि से छुपाकर कुछ समझाने के बाद आरुषि को अपने साथ ले जाने को कहा। काका घर से बाहर जाने लगे कि फिर रुके और विक्रम की ओर देखा। बेटा, ज्यादा गुस्सा मत करना। हो सकता है कि वह तुम्हें उकसाए या चोट भी पहुंचा सकती है। विक्रम बोला, बच्चा नहीं हूं मैं, आप निश्चिंत रहें। काका बोले, चलो फिर जाता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद विक्रम भी वहां से बाहर निकल गया और कल्पना के घर की ओर चल पड़ा। विक्रम भी अब कल्पना के घर की तरफ चल पड़ा। कल्पना अपने घर में बैठी दयाल काका के आने का इंतजार कर रही थी। लगता है मैं एक बार फिर से माला माल होने वाली हूँ। इस दयाल ने तो मेरी सारी मुसीबतों को हल कर दिया। अब यही विभीषण उस विक्रम की लंका में आग लगाएगा। कल्पना सोच रही थी कि कैसे वह इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुन कल्पना खड़ी हो गई। लगता है दयाल आ गया। उसने फुर्ती से आगे बढ़ दरवाजा खोल दिया तो सामने विक्रम को देखकर पहले तो दंग रह गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, तुम यहाँ?
आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।